आपका बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उनकी डिपॉजिट्स को जब पे करता है जब वो डिमांड करते हैं। ठीक है, बैंक बेसिकली क्या करता है, एक मिडिलमैन का काम करता है कि जो आपका सेविंग सेक्टर्स है वहाँ से तो पैसे लेता है और जब इनको रिक्वायरमेंट होती है तो इनको वापस भी करता है और इन पैसे को आगे कहाँ पर, कंपनी सेक्टर जो रिक्वायरमेंट सेक्टर है वहाँ पर देता है। यहाँ पर क्या किया, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और आगे क्या किया, इन डिपॉजिट्स को लेकर आप प्रोवाइड कर दिया लोन, टू प्रोवाइड लोन्स। ये इनका काम होता है बैंकिंग फंक्शन का। तो ऐसे देखो क्या है, बैंक जो बैंकिंग फंक्शंस करे तो वो क्या हुआ, बैंक। बेसिकली दो ही फंक्शन है, एक्सेप्ट डिपॉजिट प्रोवाइड लोन्स। इसके डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं लेकिन फंक्शन आपके ये दो ही रहेंगे। ठीक है, जो चेक पे पेबल होते हैं। ठीक है, बैंकिंग क्या है, बैंक आपका क्या है, जो एक बैंकिंग फंक्शंस को परफॉर्म करे। अब कौन कौन से बैंक होते हैं, देखो ध्यान से देखना। एक होती है यूनिट बैंकिंग। यूनिट बैंकिंग में क्या होता है कि आपके ये जो कस्टमर है, ये जैसे कस्टमर है एक पर्टिकुलर प्लेस पर, जैसे ये आपका एक बैंक है, मतलब जैसे रोहतक हो गया, रोहतक में ये काम करेगा आपका बैंक एक बड़े लार्ज के रूप में, एक यूनिट होगी वहाँ से वो पर्टिकुलर एरिया में ही काम करेगा और वहीं से वो मतलब अपने कस्टमर के साथ डील करेगा। फॉर एग्जांपल इन रोहतक में, ठीक है, उसकी कोई भी ब्रांच नहीं होती। यूनिट बैंकिंग मतलब सिंगल बैंक है, वो खुद की खुद मतलब अपने आप में ही मतलब विद इन मतलब एक डिस्ट्रिक्ट और एक प्लेस पर वो काम करता रहता है, वहीं उसकी कस्टमर होता है, वहीं से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, वहीं पर लोन दिया, इस तरीके का काम होता है। आगे इस यूनिट बैंकिंग क्या करता है, ये आगे कहीं डिपॉजिट करता है, हम आगे देखेंगे कहाँ जमा करेगा ये। ठीक है, यूनिट बैंकिंग में क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही ये काम करता है। ठीक है, बेसिकली ये यूएसए में पाए जाते हैं, इंडिया में इस तरीके की कोई वो नहीं है आपके बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग। ठीक है, उसके बाद आया ब्रांच बैंकिंग, जैसे ये इंडिया में पाई जाती है। ब्रांच बैंकिंग में देखा आपने एसबीआई है, एसबीआई का हेड क्वार्टर तो मुंबई में है और आके इसकी बहुत सारी ब्रांचेज है, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, हरियाणा में बहुत सारी, रोहतक में बहुत सारी ब्रांचेज है। तो ये क्या हुई आपकी ब्रांच बैंकिंग। ठीक है, यूनिट बैंकिंग बेसिकली एक ही प्लेस पर काम करता है। उसके बाद आया ग्रुप बैंकिंग। देखो ग्रुप बैंकिंग में क्या होता है कि एक जो कंपनी है उसके अंदर दो या दो से अधिक बैंक काम कर रहे हैं। ठीक है, टू और मोर बैंक्स अंडर ए कंपनी, जैसे एचडीएफसी है, एचडीएफसी के अंदर एचडीएफसी बैंक काम करे, एचडीएफसी पेमेंट बैंक काम करे, यानी एक कंपनी जो एचडीएफसी लिमिटेड है वो किसको चला रही है, एचडीएफसी बैंक को भी चला रही है, एचडीएफसी पेमेंट बैंक को भी चला रही है। यानी ग्रुप बैंकिंग मीन्स एक कंपनी दो या दो से अधिक बैंकों को एक साथ कंट्रोल करे, वो होगी आपकी ग्रुप बैंकिंग। ठीक है, उसके बाद आई चेन बैंकिंग। चेन बैंकिंग में क्या होता है, चेन बैंकिंग में होता है ये जैसे ये एक बैंक है आपका, मान लो कोई भी बैंक मान लिया, XYZ एक बैंक मान लिया, इसको क्या है एक ए पर्सन भी कंट्रोल कर रहा है, आपका बी पर्सन भी कंट्रोल कर रहा है, सी पर्सन भी कंट्रोल कर रहा है, डी पर्सन भी कंट्रोल कर रहा है, सभी का सॉरी शेयर होल्डिंग है। ठीक है, चेन बैंकिंग में क्या होता है, सम इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल कंट्रोल बैंक्स, मतलब दो या दो से अधिक लोग एक बैंक को कंट्रोल करें, वो क्या होगी चेन बैंकिंग। ठीक है, और उसके बाद आया आपके पास क्रॉसपोंडेंट बैंकिंग। अभी आपने पढ़ा था यूनिट बैंकिंग, ये सारे हैं यूनिट बैंकिंग XYZ, और ये क्या करते हैं अपनी डिपॉजिट्स को, जो ये स्मॉल बैंक है ये आपका, ये कौन सी यूनिट बैंकिंग, ये सारे जो स्मॉल बैंक्स है ये सारी डिपॉजिट्स क्रॉसपोंडेंट बैंक को डिपॉजिट करते हैं। मतलब ये एक लार्ज बैंक होता है जो स्मॉल बैंक की सेविंग्स को एक्सेप्ट करता है। ये आपका कौन सा हुआ, क्रॉसपोंडेंट बैंकिंग। ठीक है, कौन सा हुआ, क्रॉसपोंडेंट बैंकिंग। देखो कौन कौन सी पढ़ी आपने, सबसे पहले पढ़ी आपने यूनिट बैंकिंग। यूनिट बैंकिंग क्या होता है, स्मॉल लेवल का एक बैंक होता है जो बेसिकली आपकी एक ही प्लेस पर काम करता है, एक ही जैसे प्लेस, मैंने कहा कि रोहतक के एरिया में काम किया। आपने पढ़ा ब्रांच, जो इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो कौन सा है, ब्रांच सिस्टम है। ठीक है, फिर आपने पढ़ा क्या, ग्रुप बैंकिंग। ग्रुप बैंकिंग में क्या था, ग्रुप बैंकिंग में ये था कि एक कंपनी दो या दो से अधिक बैंकों को कंट्रोल करे, वो हुई ग्रुप बैंकिंग। फिर आपने पढ़ा चेन सिस्टम या चेन बैंकिंग। चेन बैंकिंग में क्या था, एक बैंक है उसको बहुत सारे लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में आपने पढ़ा क्रॉसपोंडेंट बैंकिंग की, स्मॉल बैंक की सेविंग्स को लार्ज बैंक क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो होता है आपका क्रॉसपोंडेंट बैंकिंग। ठीक है, हम टाइप्स ऑफ बैंक, कौन कौन से बैंक्स इंडिया में काम करते हैं, किस किस तरीके के। सबसे पहले सेंट्रल बैंक सिर्फ एक है आपका RBI, बहुत सारे कमर्शियल बैंक है, जितने भी देखते हो आप सारे कमर्शियल है। ठीक है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। इन्वेस्टमेंट बैंक है आपके बहुत सारे,
जो इन्वेस्टमेंट का काम करता है, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक जो डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। एग्रीकल्चर बैंक इस तरीके के मतलब जो बैंक है, बेसिकली रीजनल रूरल बैंक इसी तरीके के हैं। कोऑपरेटिव बैंक ये काम करते हैं। आरआरबीज काम करते हैं। एक्सिम बैंक काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। और आपके एक्सचेंज बैंक भी काम करते हैं। पेमेंट बैंक काम करते हैं। पेमेंट बैंक कौन से हो, जैसे आप ये नहीं देखते पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, जियो पेमेंट बैंक हो गया, इस तरीके का। और स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस अगर आपने नाम सुना हो, ऐसे बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, इस तरीके से बहुत सारे इस तरीके से काम करते हैं। तो ये इतने बैंक काम करते हैं, इतने टाइप के। सेंट्रल बैंक एक ही है, कमर्शियल बैंक बहुत सारे हैं, इन्वेस्टमेंट भी बैंक बहुत सारे आपके, डेवलपमेंट बैंक है, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, रीजनल रूरल बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सचेंज, पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस, ठीक है। तो अब देखो कैसे स्ट्रक्चर है आपका बैंकिंग सिस्टम का, इस तरीके का है भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक डायग्राम है। पहली बात आपसे कोई पूछे कि इंडिया में, देखो ऐसे है सिस्टम, पहले आपका सबसे अपेक्स बैंक कौन सा है, आरबीआई। ये सबको कंट्रोल करता है, आपका एक ही है आपका। इसके अंदर कौन से आते हैं, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक में, हाँ जी, हाँ सबसे एपेक्स का मतलब जो टॉप पोजीशन पे होता है, तो आरबीआई आपके बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। और शेड्यूल बैंक में आपका कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, अलग से देखो। और कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन सेक्टर बैंक और आपका रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। और इसमें आपका जो आया पब्लिक सेक्टर बैंक में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आपके नेशनलाइज बैंक, जो वाली कल वाली स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, आप ये मुझे ये बताओ कि कौन सा नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, आपने कौन सा देखा कि ये नॉन शेड्यूल्ड होगा, बताओ, शाबाश जल्दी बताओ। पहले मीनिंग पता करो कि इनका मीनिंग क्या होता है। शेड्यूल्ड बैंक का मतलब क्या होता है, शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, ऐसे बैंक जो आरबीआई, कौन सा एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल सेकंड में लिस्टेड हो, वो आपके होते हैं शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक मतलब जो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल सेकंड में लिस्टेड हो, वो कौन से होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक। और नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो लिस्टेड ना हो, तो मुझे ये बताओ कि कौन सा शेड्यूल्ड है, कौन सा नॉन शेड्यूल्ड, मुझे बताइए फटाफट। कि इंडिया में कोई मतलब एट प्रेजेंट रेयरली कोई बैंक बच रहा जो आपका नॉन शेड्यूल्ड है, वो भी हरियाणा में तो एक भी नहीं है, उस साइड एक था वो काशी चंद जैसे मैंने बताया, वो भी बंद होने पर है। तो सारे के सारे क्या आपके शेड्यूल्ड बैंक है। और शेड्यूल्ड बैंक की डेफिनेशन क्या हुई, जो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल्ड सेकंड में लिस्टेड हो, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक को कैटेगराइज किया कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है, जिसका मेन पर्पज ही होता है ये टू मेक प्रॉफिट, जिसका मतलब कॉमर्स का ही ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट्स कमाना होता है। कोऑपरेटिव बैंक, देखो कोऑपरेटिव बैंक ना बेसिकली इसलिए बनाया था कि आपके फार्मर्स है उनको हेल्प किया जा सके, उनको आप लोन प्रोवाइड कर सके। जैसे आप केसीसी का देखते हो, आप उनको बेसिकली जैसे खाद होता है, फर्टिलाइजर होता है, इस तरीके की सर्विसेज दे सको, ठीक है। इसमें आपका आया पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक में आपने दो कैटेगरी बना ली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नेशनलाइज बैंक। तो मैंने आपको बताया था कि ऑल नेशनलाइज बैंक आर पब्लिक सेक्टर बैंक, बट ऑल पब्लिक सेक्टर आर नॉट नेशनलाइज बैंक बिकॉज ऑफ एसबीआई, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है आपके सारे, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब आपके प्राइवेट सेक्टर है। फॉरेन सेक्टर बैंक भी काम करते हैं, ठीक है। और आपका जैसे इंडसइंड बैंक है जो आपका, वो फॉरेन सेक्टर बैंक है। और आरआरबी आप सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, तो ये है सर्व, ये देखो आरआरबी भी आपका शेड्यूल्ड बैंक है, ये याद रखना। नेशनलाइज बैंक आपने देख ही लिया, ठीक है। इंडसइंड बैंक देखा आपने, हाँ जी, इंडसइंड बैंक है, क्या बोल रहे हो, नहीं वो तो इंडिया का बैंक है भाई, और वो डेवलपमेंट बैंक की कैटेगरी में आता है। इंडसइंड बैंक है आपका, सिटी चार्टर्ड बैंक है, यानी जो फॉरेन में उसका हेड ऑफिस हो, ठीक है। जैसे यूएसए के बहुत सारे बैंक इंडिया में काम करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड है आपका, और ये आपका मैंने कहा इंडसइंड बैंक तो आपने देखा होगा, कॉमनली दिख ही जाता है। तो ये सारे आपको फॉरेन बैंक है, ठीक है, ओके। आप एक बात समझिए, जो आपका आईडीएफसी है, आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो कि 2015 में आपका बना। कब आपका, दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो नए प्राइवेट सेक्टर बैंक जो बने। हाँ नहीं, आईडीबीआई है वो आपका, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी चल रहा है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है इसका, देखा हो आपने। हाँ
BIDFC नहीं है, IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। फुल फॉर्म क्या कह रहे हो? हाँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो आपका फर्स्ट बैंक है ना, मतलब ये सॉरी मतलब इसका पूरा नाम है IDFC फर्स्ट बैंक, जो कि 2015 में बना, जो कि RBI के गवर्नर जो आपके रघुराम राजन थे उस टाइम, उन्होंने इसको और इसको दोनों को कंडीशंस के मतलब बंधन बैंक को दोनों को परमिट किया था। देखो वहाँ यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ इंसिडेंट? यहाँ पर ना हर किसी ने बैंक्स के लिए एप्लीकेशन लगा दी, एयरटेल ने लगा दी, वोडाफोन ने लगा ली, बहुत सारे लोगों ने लगा दी। तो रघुराम जी राजन ने क्या किया, सिर्फ इन दो को तो अलाउड किया कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन कर सकते हैं, ठीक है। 7 पेमेंट बैंक अलाउड किया, जैसे एयरटेल पेमेंट हो गया, पेटीएम पेमेंट हो गया, आपका ये जियो पेमेंट बैंक हो गया, 7 ये अलाउड किए। बाकी सब की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई, और उनको ऐसे नहीं किया, नॉर्मली रिजेक्ट कर दी गई विद मतलब पूरा एक अच्छे से, मतलब वो कहते हैं ना लताड़ के कि हाँ भाई आप बैंक कोई आपके घर की वो थोड़ी कि हर कोई बैंक खोल लेगा। तो इस तरीके से मतलब पूरी विद मतलब रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्ट तो क्या कहोगे, मतलब अच्छे से उनको करके उनको रिजेक्ट की गई उनकी एप्लीकेशन। तो ये दो ही बैंक आपके ओपन किए गए, IDFC फर्स्ट बैंक और आपका बंधन बैंक। दो बैंक आपके कब हुए? 2015 में आपके बन गए दोनों प्राइवेट बैंक, ठीक है। IDBI मैंने आपको बताया था, IDBI आपका पहले था पब्लिक सेक्टर बैंक, कब तक? 21 जनवरी 2019 तक। उसके बाद क्या हुआ था, IDBI की जो शेयर होल्डिंग थी वो किसने परचेज कर ली? LIC ने। और कितनी परचेज की थी? कितनी की थी भाई? हाँ भाई बताओ। 51%, ठीक है। कितनी परसेंट की थी? 51% आपकी IDBI की LIC ने परचेज कर ली थी, और ये बन गया प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। शेड्यूल बैंक अभी आपको क्या बताया था, जो आपकी लिस्टेड हो किसमें? सेकंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934, ठीक है। इसकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल जो रिक्वायरमेंट थी वो होनी चाहिए 5 लाख रुपए उससे ज़्यादा, ये कंडीशन है। मतलब शेड्यूल बैंक में वही लिस्टेड हो सकता है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल और रिजर्व 5 लाख या उससे ज़्यादा हो, ये कंडीशन है, ठीक है। नॉन शेड्यूल जो इसकी लिस्ट में है ही नहीं, सेकंड शेड्यूल में है ही नहीं, तो मैंने अभी बताया वो कौन से हैं आपको, ठीक है। अब आ जाती है कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक कैसे काम करता है? देखो कमर्शियल बैंक, देखो बैंक क्या एक इंस्टीट्यूट है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, विड्रॉल बाय चेक, चेक से निकाल सकते हो, लोन्स देता है, एडवांसेस देता है फॉर पर्पस ऑफ द अर्निंग्स। ध्यान से देखो, बिल्कुल आ गया कमर्शियल बैंक का। एक बैंक है, एक इंस्टीट्यूट है, वो क्या है? एक्सेप्ट डिपॉजिट, जिसको आप अपने पैसे को निकाल सकते हो बाय चेक, एंड मेक्स लोन दे सकते, लोन और एडवांसेस देता है बैंक, किस पर्पज के लिए? अर्निंग्स, प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए, ठीक है। तो ये है आपकी कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आप इससे प्रॉफिट कमा रहे हो, किससे? एक्सेप्ट डिपॉजिट और लोन से, ठीक है। इसके कौन कौन से फंक्शन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपका कि आपके कमर्शियल बैंक के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी। सोशल आप बेसिक ना देखें, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी आपने देखनी है, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन में क्या है? मेनली दो, आपके एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन, ठीक है। एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन, ठीक है। आपने ये सुना है कि कैश रिजर्व रेशियो CRR सुना है? हाँ भाई सुना है? ये से होती है 4%, सुना है ना कि 4%, 3.75% इतनी होती है। क्या होता है पहले तो CRR का मीनिंग बताओ। ये जो होता है आपका जो CRR होता है, जैसे हमने कहा 3.75% होता है, वो कैसे होता है? आप आपके पास आ जाएगा। दो तरीके की लायबिलिटी होती है। आपने कहा कि जो प्राइमरी फंक्शन होता है आपका, उसमें आपके डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन, दो तरीके की होती है कंपनी की लायबिलिटी। आप इसको ऐसे बोलोगे, एक होती है डिमांड लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जब कस्टमर चाहेगा, जब कस्टमर डिमांड करेगा, तब आपको बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो कौन सी होगी? डिमांड लायबिलिटी। एक होगी आपकी टर्म या टाइम लायबिलिटी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको उसकी पेमेंट करनी है, तो वो कौन सी होगी? टाइम लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी में क्या क्या आया आपके पास? डिमांड लायबिलिटी में आ गया आपका करंट अकाउंट और दूसरा सेविंग अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट और आपका सेविंग अकाउंट, इसको बोलते हैं कासा। क्या बोलते हैं? कासा, ठीक है। टाइम लायबिलिटी में क्या क्या आ गया आपके पास? एक तो आ गई रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको RD बोलते हो, ठीक है। और दूसरा क्या है आपके पास? फिक्स डिपॉजिट्स,
ठीक है, ये हुई आपकी टोटल डिपॉजिट्स। जो आप बोल रहे थे मैम, बिल्कुल आप ठीक थे कि टोटल डिपॉजिट्स, बट टोटल डिपॉजिट किसकी इक्वल होती है? डिमांड लायबिलिटी प्लस में टाइम लायबिलिटी। जो भी अमाउंट आया उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपको आरबीआई के पास देना होता है सेम टाइम पे। उसको क्या बोलते हैं? CRR, जो आपका बनेगा कैश रिजर्व रेशियो फॉर दी, मतलब आपको इमरजेंसी में पैसा लेना, आरबीआई के पास ले जाओ, इस पे मतलब थोड़ा थोड़ा रिजर्व, खुद के पास लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए SLR रखते हो, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो भी इसी का होता है, डिमांड लायबिलिटी और आपका टाइम लायबिलिटी। तो आप यहाँ क्या पढ़ रहे हो? एसएफ डिपॉजिट की एक जो बैंक होता है कौन कौन से फॉर्म में पैसा लेता है? डिमांड लायबिलिटी के रूप में और आपकी टाइम लायबिलिटी के रूप में। तो ये होती है डिमांड सेविंग अकाउंट के रूप में और आपकी करंट अकाउंट के रूप में। ठीक है, सेविंग और करंट में क्या फर्क है? सेविंग्स में आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट मिलेगी, लेकिन लिमिटेड ही ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। एक अमाउंट से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करोगे तो बैंक को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नहीं करते आप तो बैंक मना कर सकता है, पहली बात। लेकिन आपके करंट अकाउंट में आप कितनी ही ट्रांजेक्शन्स कीजिए, कितनी ही बार आपके मतलब डेली एक दिन में 50 ट्रांजेक्शन करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंक आपसे चार्ज नहीं करेगा। लेकिन इसमें आज के @% सेविंग बैंक में 3 बार से ज़्यादा अगर बैंक से आपने डीलिंग कर ली तो आपके पैसे कट जाएंगे। एक दिन में, एक मंथ में 3 बार से ज़्यादा अगर आपने ट्रांजेक्शन की है सेविंग अकाउंट में तो आपके सेम मतलब बाई आप वहाँ पर आप ऑनलाइन कितनी ट्रांजेक्शन कीजिए, बट आप बैंक की ब्रांच में जाकर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो 3 से ज़्यादा होगी, तुरंत आपके चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद टाइम लायबिलिटी आपको पता लगा। रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट में तो ऐसे होता है कि सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको पैसा देना होगा, जैसे कि हर एक महीने की फर्स्ट को आपको देना होगा। ठीक है, फर्स्ट मतलब फर्स्ट ऑफ ईच मंथ ऐसे हो सकता है, या एंड ऑफ द मंथ, या 15th ऑफ एवरी मंथ ऐसे देना होगा, और वो धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होता रहेगा। और फिक्स डिपॉजिट में एक लमसम अमाउंट आज की डेट में आपको जमा करना होगा और सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपको वो जमा करना पड़ेगा, बाद में इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाएगा। तो ये होता है आपके पास कैश क्रेडिट। अब दूसरा है आपके पास एडवांसिंग ऑफ लोन। ये तो था टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, जिसमें आपने देखा कि कैसे कैसे आप ले सकते हो। दूसरा आपके पास है लोन देना। सेकंड मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड लोन्स। लोन कैसे दे सकता है? कैश क्रेडिट, आप लोन दे रहे हो। ओवरड्राफ्ट आपने पहले भी पढ़ा है, ओवरड्राफ्ट की आपके करंट अकाउंट से ऊपर का एक लिमिट से आप पैसा निकाल सकते हो, उसको क्या बोलते हो आप? ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तीसरा आया लोन्स एंड एडवांसेज। ये भी आपके क्या है? लॉन्ग टर्म्स के लिए आप लोन दे रहे हो। बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं, उनको डिस्काउंट कर देता है, और दूसरे बिल्स होते हैं उसको कर देता है। और गवर्नमेंट को लोन देता है जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है, तो इस फॉर्म से वो लोन देता है आपका। देखिए, कैश क्रेडिट आपके पास ओवरड्राफ्ट, लोन एंड एडवांसेज, डिस्काउंटिंग और बिल ऑफ एक्सचेंज, और परचेज करता है किसको? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ठीक है, एक आता है बैंक क्रेडिट क्रिएट कैसे करता है? क्रेडिट क्रिएशन। देखो, एक और आपका बना क्या? क्रेडिट क्रिएशन। बैंक देखो ऐसे करता है कि क्रेडिट क्रिएशन आपको कहता है कि आपको मिनिमम बैलेंस इतना रखना ही रखना है, 1000। सभी को कहता है, अभी तो कंडीशन खत्म होगी, 4% पहले होता था। मान लो बैंक ना थोड़ा पैसा अपने पास रखता था, मान लो आपने 100 रुपये जमा किए, आपको कह देता है कि 5 रुपये तो आपको हमेशा रखना ही होगा, 95 आप ना वापस ले सकते हो। ऐसे ही करता है बैंक, 5 रुपये खुद रखे, बाकी ये जो 5 रुपये इसी इकट्ठा कर करके लोन देता रहता है, वो आता रहता है, इधर भी वापस करते रहता है, ऐसे करता रहता है, ऐसे करता रहता है, ऐसे करते रहता है। तो धीरे धीरे क्या करता है? बैंक क्रेडिट क्रिएट कर देता है, मतलब इधर का पैसा उधर, उधर से इधर, उधर करके बैंकों का बिजनेस चलता रहता है। तो ये क्या आपका क्रेडिट क्रिएट कैसे होती है? थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के, आपकी जो लिमिट सेट की गई है कि आप इससे ज़्यादा इतना तो मिनिमम बैलेंस रखा जाएगा, तो वो इसीलिए होता है। बैंक कहाँ से लाएगा पैसा? और जब आप सेविंग बैंक से पैसा निकालो तो भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। रीजन क्या है? बैंक अगर नहीं है तो आप अरेंज करके रखता है, ठीक है, एक लिमिट के बाद। तो ये था आपका प्राइमरी फंक्शन आपने जो पढ़ा। सेकेंडरी फंक्शन में 2 तरीके के फंक्शन करता है, एक एजेंट के रूप में, ध्यान से देखना, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक आपके एजेंट के रूप में, एक आपके यूटिलिटी। कौन कौन से एजेंट आपके लिए क्या क्या काम करेगा? देखो, फर्स्ट है आपका कलेक्शन पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। आपके एजेंट के रूप में आपका LIC का प्रीमियम पे कर देगा। आप इसको बस बोल दो कि बैंकों को मेरा TDS काट दो, मेरा LIC प्रीमियम कटवा दो, ये पेमेंट आएगी, इसको रिसीव कर लो। सैलरी रिसीव करता है बैंक, तो ये सारा इसी का फंक्शन होता है, एक एजेंट के रूप में आपके बिहाफ पर ये सारे काम कर रहा है, कलेक्शन का भी और पेमेंट का भी। फर्स्ट वन क्या हुआ? एज ए एजेंट ये आपके लिए कलेक्शन और पेमेंट का काम कर रहा है।
आपके बिहाफ पर ही परचेज और सेल कर सकता है सिक्योरिटीज का। ठीक है, आप कह रहे हो कि भाई परचेज करो, परचेज कर लेगा, कह रहा है सेल करो तो सेल कर देगा। ठीक है, रिमिटेंस ऑफ मनी मतलब ये क्या होता है, रिमिटेंस का मतलब होता है कि आपका पैसा आप एक बैंक से दूसरी ब्रांच में, डिफरेंट बैंकों में आप भेज सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काम कर देगा, सारे आपके बिहाफ पर, जिसमें आरटीजीएस और नेफ्ट कराते हो इसी तरीके का है आपका। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज है वो आपको अवेलेबल करा सकता है, और लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ रेफरेंसेस, रेफरेंसेस का मतलब किसी भी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको कि भाई इसके बारे में ये इस तरीके का इसका है, आपके बिहाफ पर आपकी वो बता देगा, आपकी रिपोर्ट बना के देगा कि आपका रिलेशन कैसा है। ठीक है, आपकी बना देगा, दूसरों की बनवा देगा, क्रेडिट लिख के दे देगा। तो ये सारे क्या आपके आपके एजेंसी फंक्शन है, मतलब आपके एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, कौन कौन से, आपके बिहाफ पर कलेक्ट कर लेगा, पेमेंट कर देगा वेरियस आइटम, LIC प्रीमियम से लेकर कुछ भी हो सकता है, परचेज और सेल कर लेगा सिक्योरिटीज का, रिमिटेंस ऑफ मनी, मनी भेज देगा कहीं पे भी, परचेज और सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और लेटर ऑफ रेफरेंसेस बना देगा। तो ये था। और जनरल यूटिलिटी, देखो आप यूटिलिटी, कौन सी यूटिलिटी आपकी सुविधा के लिए कौन कौन से फंक्शन करता है, आपको लॉकर अवेलेबल कराता है। ठीक है, लॉकर एक फैसिलिटी देता है आपको, यानी एक यूटिलिटी का फंक्शन है। आपके लिए ट्रेवलर्स चेक्स, मतलब आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपके बिल्स बना देगा, इस तरीके काम कर देगा। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट आप समझते हो, लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट में आपके बिहाफ पर किसी और बैंक को गारंटी दे देगा कि भाई ये पैसा हम दे देंगे। तो ये मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, यूटिलिटी दे रहा है, आप उनको दे दो वो आगे कर देगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, बिजनेस इंफॉर्मेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, बिजनेस इंफॉर्मेशन है भाई पूरा ये बिजनेस इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल करा देगा किसी भी बैंक की। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इसमें भी आपकी हेल्प कर दी, ये यूटिलिटी फंक्शन है इसके। ठीक है, अब इसको कैटेगराइज करना सीख लो भैया आप, कौन सा जनरल यूटिलिटी, बस आप ये समझो जिसमें बैंक एजेंट के रूप में दिखे आपको, बैंक आपके एजेंट के रूप में दिखे, वो एजेंसी फंक्शन, कलेक्शन और पेमेंट आपके लिए, परचेज और सेल्स, रिमिटेंस ऑफ मनी, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लेटर ऑफ रेफरेंसेस बना रहा है, और इसमें आपका लोकर फैसिलिटी, ट्रैवलर चेक, ये क्या है जनरल यूटिलिटी के फंक्शन। लोकर फैसिलिटी दे दिया, ट्रैवलर चेक दे दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट बना दिया, बिजनेस इंफॉर्मेशन दे दी, और हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो ये मेनली आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। प्राइमरी तो बिल्कुल आसान था, सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी में कौन सा जनरल यूटिलिटी है, कौन सा आपका एजेंसी है, ये इसको कैटेगराइज जरूर कर लेना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सोशल फंक्शन मतलब सोसाइटी के लिए कैसे फंक्शन करता है, सेकेंडरी में कैपिटल फॉर्मेशन, आपका डॉक्यूमेंट ऑफ इनोवेशन, क्या लिख रखा है ये, सोशल फंक्शन में मतलब आपके लिए कैपिटल फॉर्मेशन का काम करता है, आपके इम्पैक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो ये बिल्कुल इसी के हाथ में है, बैंक के हाथ में। रेट ऑफ इंटरेस्ट का, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को ये अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेता है। आपने देखा होगा आरबीआई जब भी रेपो रेट चेंज करता है, रिवर्स रेपो रेट चेंज करता है, वो मार्केट कंडीशन के, इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, रोल ऑफ डेवलपमेंट, देखिए बैंकों को, बैंक जो होते हैं डेवलपमेंट के लिए रूरल सेक्टर में लोन देता है। ठीक है, आपकी डिमांड इंक्रीज करने में आपको हेल्प करता है, कैसे, लोगों को पैसा अवेलेबल कर दो, पैसे होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, कम करनी है तो पैसे वापस खींच लो। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी आपके में हेल्प करता है आपका, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन सब में आपका ये सोसाइटी के लिए काम करता है। ये इतने ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट आपको याद रखने हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आपने देख लिया कि वो एक्सेप्ट करता है और दूसरा लोन देता है, लोन कौन कौन से फॉर्मेट है वो देख लिया आपने, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल को डिस्काउंट करता है, एडवांसिंग देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करता है। सेकेंडरी में आपने देखा आपका एजेंसी फंक्शन, और आपका दूसरा जनरल यूटिलिटी, और तीसरा आपने देखा सोशल फंक्शन। तो ये आपके फंक्शन हुए कमर्शियल बैंक के। तो कमर्शियल बैंक के बारे में आपको पता लग गया कैसे कैसे काम करता है। बेसिकली कमर्शियल बैंक वो होता है जो आपके प्रॉफिट बनाने के लिए बैंकिंग फंक्शन करता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट, प्रोवाइड लोन्स। ठीक है, प्राइमरी में देख लिया कौन से आते हैं, सेकेंडरी में देख लिया, और सोशल में कौन से आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपके सोशल। तो मेनली आपने दो याद रखने हैं। अब आ जाओ आरबीआई के बारे में पूरे डिटेल में, जो आपने पहले पढ़ लिया है। आरबीआई जो होता है आपका, आरबीआई बना क्या था, कब था, एक्ट तो इसका 1934 और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1 अप्रैल 1935 को। अथराइज कैपिटल आपने कल भी पढ़ी थी, 5 लाख शेयर है, 100 का ईच है, तो 5 करोड़ की इसकी अथराइज कैपिटल है। ठीक है, नेशनलाइजेशन आपका 1 जनवरी 1949 अंडर द आरबीआई एक्ट 1948। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो पाकिस्तान पार्टीशन हो गया आपका कब,
14 अगस्त 1947 को, ठीक है। आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान है वो एक दिन पहले अपना इंडिपेंडेंस दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो पार्टीशन हो गया, इनको भी पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो इनके पास तो कुछ था नहीं, सब कुछ इंडिया से ही है। तो इंडिया ने सेंट्रल बैंक फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जून 1948 तक काम किया एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। कब तक किया? सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान जून 48 तक आपका काम किया। मतलब देखो जब पार्टीशन हो गया एकदम से तो बैंक नहीं बन गया होगा, वहाँ पर क्या बना? अगले मतलब 10 महीने तक आपका किसने काम किया? आरबीआई ने एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूप में काम किया। हेडक्वार्टर इसका 1937 से ही मुंबई में है आपका, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसे कैसे आप देखिए भाई, बैंक कैसे काम करता है। देखो आपको पता है कि जो इसका सेंट्रल बोर्ड है उससे ये काम करता है पूरा का पूरा। सेंट्रल बोर्ड में कौन है? सेंट्रल बोर्ड में देखो बेसिकली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, इसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स दोनों आते हैं, जिसका टाइम पीरियड होता है 4 ईयर्स का, ठीक है। ऑफिशियल डायरेक्टर में कौन कौन आए? देखो एक तो आ गया गवर्नर और 4 हो गए डिप्टी गवर्नर, तो कितने हो गए? 5। कौन कितने हो गए आपके? एक आपका गवर्नर और 4 आपके डिप्टी गवर्नर, तो 5 तो हो गए आपके ऑफिशियल। और जो 16 आपके जो नॉन ऑफिशियल है वो कौन से आपके? इस तरीके से आपके भाई 10 डायरेक्टर नॉमिनेटेड फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, ऐसे 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी 2 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से होंगे। 4 जो आपके डायरेक्टर आपके ना 4 लोकल बोर्ड है आपके, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, न्यू दिल्ली, वहां से एक एक आपके वहां से आ गए, ठीक है। 5 मेंबर आपके आ गए लोकल बोर्ड से, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली। अच्छा ये तो लोकल बोर्ड के आ गए, सॉरी, ठीक है। ऐसे ही भाई आपका इन्होंने मर्जी कर रखी है चीज। देखो भाई सेंट्रल बोर्ड जो आरबीआई का है, आरबीआई में आपके आते हैं टोटल कितने? 21 मेंबर, ठीक है। 21 में आपके ऑफिशियल जो मतलब आरबीआई से हैं वो कितने हैं? वो है आपके 5। इसको आप अपने ग्राफ में बना लेना। आरबीआई के 5 में कौन है? एक तो हो गया गवर्नर, ठीक है, और 4 हो गए आपके डिप्टी गवर्नर, ठीक है। तो ये आपके हो गए 5, और जो आपके 16 जो मेंबर आपके वो नॉन ऑफिशियल है, यानी आरबीआई से बाहर के हैं, तो कौन से है? उसमें आपके आते हैं 10 तो ऐसे पर्सन है जो डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। 10 तो कौन से आपके ऐसे पर्सन है जो आपके डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट है, जिसमें आपके आ गया कॉमर्स का हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये डिफरेंट एग्रीकल्चर हो गया, इस तरीके के 10 आ गए, ठीक है। 2 आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, ठीक है। और आपके जो 4 है आपके वो आपके किसके हो गए? जो आपके लोकल बोर्ड है वहां से। तो ये टोटल होते हैं 16 और 5 कितने हो गए? 21 का आरबीआई का होता है। कैसे हुआ? 5 ऑफिशियल, 16 नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल में 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर। नॉन ऑफिशियल में 10 तो एक्सपर्ट्स हो गए, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट से, 4 आपके लोकल बोर्ड से, तो टोटल हो गया 21 का। बात आई अब नॉन आपके इसके लोकल बोर्ड के। लोकल बोर्ड में 5 मेंबर्स होते हैं जो कि आपके जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, न्यू दिल्ली, ये 4 लोकल बोर्ड है इसके। इस लोकल बोर्ड मतलब 5 मेंबर हो गए, और ये कैसे होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अपॉइंट करती है। इसमें 2 साल के लिए होता है, और ये जो होता है आपके 4 साल के लिए होते हैं, ठीक है। आरबीआई का 4 साल के लिए, और लोकल बोर्ड का जो होता है वो कितना है? 2 ईयर्स के लिए। वही समझ में आया है यहाँ तक? आगे देखो क्या है इसमें। आरबीआई जो है अभी देखो ये है सेंट्रल डायरेक्टर, ऑफिशियल, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, ये इस तरीके से इसने, ठीक है, ग्राफ बना दिया, बहुत अच्छा है। ऑफिशियल कितने थे भाई बताना एक बार? 5, गवर्नर 1, डिप्टी गवर्नर। नॉन ऑफिशियल कितने? 16। एक्सपर्ट कितने थे? और ये बस ये थे आपके। और इसमें कितने थे? इसका टर्म कितना था? इसका 4 ईयर भाई, 5 नहीं 4 ईयर का। तो इस तरीके से आपका काम होता है। एक जो गवर्नर होता है और एक आपका जो डिप्टी गवर्नर होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 3 ईयर्स। रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। आरबीआई आपका एक एपेक्स, और ध्यान से देखिए, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। देखो आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में
जो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजंस को मना कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको। लेकिन एक सेक्शन है आपका, कौन सा, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 7A में आपका एक दे रखा है कि एक राइट दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ऑर्डर दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को। आज तक ये यूज नहीं हुआ है। ठीक है, एक बार गवर्नमेंट ने अभी यूज करने की सोची जब उर्जित पटेल आपके गवर्नर थे, कि भाई उन्होंने कहा कि फंड दो, इन्होंने इसने मांगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड मांगे, गवर्नमेंट ने मतलब जो आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल और डिप्टी गवर्नर, उन सब ने मना कर दिया। बोला अगर हम फंड दे देंगे ना तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि फॉरेन हमारे फंड्स रिजर्व्स कम है, वो आपके कम होते चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट कह दिया कि या तो आप ऐसे दे दो, नहीं तो हम इसको यूज करेंगे 7A। तो फिर क्या हुआ कि 19 नवंबर 2019 में 18 में आपकी 19 में आपकी ये सब बातें हो रही थी। फिर क्या हुआ कि मानी नहीं, गवर्नमेंट यूज करने वाली थी, तो उससे पहले ही उर्जित पटेल ने वो दे दिया, रेजिग्नेशन, इस्तीफा दे दिया। किस वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट इसको यूज करने वाली थी। फिर इन्होंने मतलब फिर किसको बनाया, श्री शक्तिकांत दास को इन्होंने गवर्नर अपॉइंट किया। उसके 6 महीने बाद विद द कंसेंट ऑफ आरबीआई इन्होंने फंड लिए। तो मतलब वो तभी भी यूज नहीं हुआ। आप समझना थोड़ा सा, मैंने क्या बताया कि ये जो सेक्शन है, मेरी बात दो ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो किसी भी डिसीजन को मना कर सकते हैं। बस एक ये जो एक्ट लिखा गया उसमें एक सेक्शन लिख दिया गया कि ऑर्डर दे सकता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें मैंने क्या बताया कि मना कर दिया, आरबीआई ने फंड चाहिए था, उर्जित पटेल ने मना कर दिए। तो उसका मैंने बता दिया कि कैसे कैसे हुआ था, रेजिग्नेशन दे दिया था उन्होंने अपने टर्म से पहले ही। ठीक है, तो आरबीआई आपका क्या है, ये देखो लिखा हुआ, आरबीआई कैन बी रिफ्यूज एनी गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आपकी किसी भी गाइडलाइंस को रिफ्यूज कर सकता है। इवन आपने देखा होगा कि ऐसे आता है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, है ना, आरबीआई ने ये कहा, तो ये ऐसे ही है कि ये किसी के नहीं है, आपके अनबाइस्ड चीजें हैं दोनों। ठीक है, उसके बाद आता है कि क्या क्या फंक्शंस करना है। देखो पहले मैं बता देता हूं कि क्या नहीं होता, वो सुन लो। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आरबीआई कौन कौन से फंक्शन करता है, नहीं करता। देखो सेंट्रल बैंक के रूप में फंक्शन करता है, सुपरविजरी फंक्शन करता है, डेवलपमेंट करता है, रेगुलेटरी करता है, लेकिन कभी भी ये फंक्शन नहीं करता एडवाइजरी। किसी को कोई एडवाइस नहीं देता, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के। तो क्या लिखोगे, कभी भी आरबीआई एडवाइजरी फंक्शन नहीं करता। ठीक है, बात याद रखना, ये एडवाइजरी फंक्शन कभी भी फुलफिल नहीं करता, ये नहीं करता। सेंट्रल बैंक के रूप में काम करता है, कौन से होते हैं देखेंगे, सुपरविजन का काम करता है, डेवलपमेंट के लिए काम करता है और रेगुलेटर का काम करता है। ये 4 फंक्शन करता है। और कैसे करता है देखिए, एडवाइजरी नहीं करता, ये ध्यान रखना भाई साहब। ठीक है, आप क्या आया, सबसे पहले करेंसी इशू करता है सेंट्रल बैंक के रूप में, 2 से लेकर 2000 तक के आपके करेंसी इशू करते हैं। ठीक है, बैंकर्स टू दी बैंक है, इसको बोलते हैं बैंकर्स टू दी बैंक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सभी बैंकों की डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। बैंकर्स टू द लास्ट रिसोर्ट भी बोल देते हैं, जब कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो इसके पास जाना पड़ता है। ठीक है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, गवर्नमेंट को लोन देता है। ठीक है, लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, पैसा कहीं नहीं मिला तो इसके पास चले जाओ, ये जो एग्जाम्पल बताया मैंने बताया था। ठीक है, 2 पॉलिसी होती है आपकी, एक तो मॉनेटरी होती है, क्या कट हो रही, वही पैसे दे देगा वो। ठीक है, और फिस्कल एजेंट्स, मैंने कहा 2 पॉलिसी होती है, मॉनेटरी और आपकी कौन सी, फिस्कल। जो बजट आता है ना, फिस्कल पॉलिसी होता है, और सेकंड मॉनेटरी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है और फिस्कल पॉलिसी बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या होगा, इसको भी मतलब थोड़ा बहुत एडवाइस करता है, क्या, कौन, आपका आरबीआई, कि कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, कैसे इकोनॉमी को डेवलप करना है। तो उसके लिए कौन करता है, आरबीआई इसको गाइड करता है, उसका फिस्कल एजेंट के रूप में काम करता है। क्लियरिंग हाउस के एक्सपेंसेस करता है। देखो एक बात याद देखना, ये जो लिख रखा है ना एडवाइजरी रोल, तो ये एडवाइजरी रोल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए। तो ये बात याद रखोगे आप कि एडवाइजरी फंक्शन तो होता ही नहीं है आरबीआई का। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये आपको, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आते हैं क्वेश्चन ना, एडवाइजरी कोई फंक्शन नहीं करता एडवाइजरी। कभी आप एग्जाम में देखो, मैंने कहा कि गवर्नमेंट के लिए क्या है, ठीक है गवर्नमेंट के लिए करता है, लेकिन कहीं ऑफिशियली यही नहीं लिखा, पूरी वेबसाइट उठा लेना कि ये एडवाइजरी फंक्शन करता है। सिर्फ गवर्नमेंट को इस फिस्कल के थ्रू थोड़ा बहुत एडवाइस करता है उस तरीके से। क्लियरिंग हाउसेज का मतलब कि एक कंट्री के साथ कितना आपका बैलेंस है, वो सारा क्लियरिंग हाउस का ये काम करता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये मेंटेन करता है। ये सारे इसके फंक्शन है एज ए सेंट्रल बैंक के।
दूसरा है सुपरविजन, बैंकों का सुपरविजन करता है ऑन साइट ऑफ साइट। कैसे करता है, देखो पावर है, एम्पावर्ड है, ये ऑटोनॉमी है, मतलब इसी के पास राइट है, ठीक है, शो ऑटोनॉमी है इसके पास। बैंकिंग सिस्टम इंडिया इसको अपॉइंट वो करता है, वो करता है, ऑथोराइज करता है किसका, किसी भी बैंक को इंस्पेक्शन करने की, ठीक है। तो सुपरविजन कर सकता है ऑन साइट इंस्पेक्शन और आपका ऑफ साइट इंस्पेक्शन। ऑन साइट और ऑफ साइट में क्या है, एक तो वहां जाकर ही करे, किसी भी बैंक में किसी भी ब्रांच में जाकर उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है। और एक आपका मतलब ऑनलाइन, मतलब वहीं से उनके अकाउंट चेक कर लिए, वहीं से ऑब्जर्व कर लिया कि क्या क्या, तो इसके पास राइट है ऑन साइट भी और आपका ऑफ साइट भी। ये कैसे भी जाकर उसका क्या कर सकता है, मतलब उसको सुपरविजन कर सकता है, चेक कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो एक बात ध्यान से देखना, ये क्या चीज आई आपके पास, 1993 तक क्या था, रेगुलेटिंग और सुपरविजन का जो फंक्शंस था वो किसके किया जाता था, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये एक डिपार्टमेंट बनाया जो काम करता था। लेकिन 1993 में रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम कमेटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग का डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल इसी का है। एक न्यू डिपार्टमेंट बनाया गया, रेगुलेशंस एंड सुपरविजन, नेम डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, बैंकिंग फॉर बैंकिंग सुपरविजन, DPS, ठीक है। पहले कौन सा था, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट, बाद में चेंज करके क्या कर दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, जो कि RBI के अंडर काम करता है कंट्रोल करने का, ठीक है। ऑन साइट देखो, अभी मैंने बताया आपको ऑन साइट होता है, इसमें क्या होता है, ऑन साइट में कैरिड आउट ऑन एनुअल बेसिस बिसाइड द हेड ऑफिस एंड कंट्रोलिंग ऑफिस सर्टेन स्पेसिफाइड, किसी भी ब्रांच में जाके कर लिया। ऑफ साइड में अपना क्या कर लिया, वहीं से ऑफ साइड सर्विलेंस और मॉनिटर कर लिया, ठीक है। फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंक, मतलब एक तो वहाँ नहीं गए, एक तो खुद अपने RBI अपने ऑफिस से ही चेक कर लिया, किसी के डॉक्यूमेंट मंगा लिया, किसी के कुछ भी मंगा लिया, और एक वहाँ पर खुद गए, किसी की ब्रांच में चले गए, किसी के ऑफिस में चले गए। तो इस तरीके से ये क्या करता है, सुपरविजन फंक्शन, ठीक है। और कैसे आपके ऐसे करते हैं, आपका कौन कौन से फंक्शन, देखो लाइसेंस इश्यू करता है ओपनिंग ऑफ न्यू बैंक्स के लिए, ठीक है, न्यू बिजनेसेस के लिए करता है। देखा मैंने बताया था कि जो RBI गवर्नर थे रघुराम जी राजन, उन्होंने सिर्फ बंधन बैंक और आपके जो ये IDFC फर्स्ट बैंक है इसको लाइसेंस दिया, बाकी 7 पेमेंट बैंक को बाकी सबको भगा दिया। तो इस तरीके से ये इशू करता है, न्यू बिजनेस ओपन करना है उसके लिए अलाउड करता है, सुपरविजन करता है, इंस्पेक्ट करता है बैंक को, और सुपरवाइज करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितनी भी हो रही है BFS के थ्रू, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, जो कि आपका 1993-94 में बना था नरसिम्हम कमेटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपने पढ़ा है। उसके बाद आया आपके पास प्रमोशनल और आपका डेवलपमेंट, कौन सी डेवलपमेंट और प्रमोशनल फंक्शन करता है, देखो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए रखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करता है, हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो कैसे कैसे करता है, देखो ये कंट्रोल करता है, रीफाइनेंस करता है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए जैसे IFCI, IDBI, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ये जो नाबार्ड है इसी के अंडर काम करते हैं, ये डेवलपमेंट काम करते हैं। नाबार्ड जो है वो इसी के अंडर काम करता है। देखो RBI सपोर्ट करता है नाबार्ड को रूरल डेवलपमेंट के लिए, अभी आपने देखा किसका कि रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए आपका देखो ये बनाएगा DFHI, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है कि जहाँ पे भी पैसे की कमी ना वहाँ पैसे देना, बैंकिंग टू मेंटेन लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए आपका ये जो DFHI है ये पैसे देगा, जो कि 1988 में बना। नेशनल हाउसिंग बोर्ड है, आपके हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, हाउस को बिल्ड करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए लोन देता है, ठीक है। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है, किसके लिए, आपके एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉय ऑफ बैंकिंग के लिए, ठीक है। तो ये काम के इसके प्रमोशनल और डेवलपमेंट, किसका डेवलपमेंट किसका प्रमोशनल, बेसिकली ये एग्रीकल्चर का, ट्रेड का, आपके मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का, आपके रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए, ये सब के लिए आपके काम करता है। तो आपने देखा कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट के लिए, हाउसिंग के लिए NHFG बना दिया, इंडस्ट्री के लिए IDBI हो गया, IFCI हो गया, इस तरीके से काम करता है। और जब लिक्विडिटी मेंटेन करनी है तो ये बना दिया आपका DFHI, ठीक है। कौन सा, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता। तो ये तीसरा था आपका प्रमोशनल। एंड फोर्थ आया रेगुलेशन। एज ए रेगुलेटर क्या काम करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
रेगुलेट करता है, इसका काम है मेंटेन स्टेबिलिटी एंड प्रमोट्स ग्रोथ इन इकोनॉमी। देखो एक और चीज बात है, आरबीआई बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का ना दो चीजें रखी जाती है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2% से लेकर 6% के बीच में रहे, ना तो 2 से कम होनी चाहिए ना 6 से ज्यादा होनी चाहिए। रीजन क्या है, इस बार हमारी जो इन्फ्लेशन रेट थी वो ऑन एन एवरेज 7% थी। इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन का मतलब राइजिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी सर्विसेज। 2 से 6 का क्या है, देखो 2% से कम रही यानी देखो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा तो आपकी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करेगी, आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अगर आपका इन्फ्लेशन नहीं आया तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। सो इन्फ्लेशन एंड जीडीपी आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो देखो चीजें महंगी होगी, चीजें महंगी होगी तो जीडीपी पॉजिटिव है। दूसरी चीज, आपका जो इन्फ्लेशन है, अगर आपका इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा, आपके पास कितना पैसा बचेगा, आप अपने सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो इन्फ्लेशन जो और आपका एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है, उन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप है। मतलब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट तो पॉजिटिव है। जितने ज़्यादा आपके प्राइसेस बढ़ेंगे आपके उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, लोग आपकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, और महंगी हो गई तो आपके जो लोग हैं, आपकी जनरल पब्लिक, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बचेगा। तो इसको क्या करना है, जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको इकोनॉमी को भी ग्रोथ कराना है, जीडीपी भी ग्रोथ करानी है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा आपके महंगे प्राइसेस नहीं होने चाहिए कमोडिटी के। तो ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसका मॉनेटरी पॉलिसी का, प्राइस स्टेबिलिटी का मरवाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या आया, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया की ये बाई मंथली है, मतलब 2 महीने में एक बार बनती है। तो साल में कितनी बनी, 6 बार आपकी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट रिवाइज होती है। ये किसने रिकमेंड किया था, 2016 में उर्जित पटेल कमेटी ने, ठीक है। उर्जित पटेल कमेटी बनाई थी, उसने रिकमेंड किया था कि बाई मंथली होनी चाहिए, ये रहा, ठीक है। 2015 में आपका उर्जित पटेल ने आपके बना दी थी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कमेटी जो थी आपकी, इसकी रिकमेंडेशन में बाई मंथली बना आपके पास। उसके बाद आया आपके पास क्या, क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। कैसे काम करता है क्रेडिट कंट्रोल, देखते हैं एक बार।